स्वागत है आप सभी का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है विधायिका। तो विधायिका यानी कि संसद की बात हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है विधायिका। विधायिका का अर्थ क्या है, विधायिका से हम समझते क्या है कि यार विधायिका यानी कि विधि विधि निर्माण करने का जो काम कर रही है, जो कानून बनाने का जो काम करेगी, वही क्या है, विधायिका है ना। अब आपको पता है कि भारत में आप लोग न्यूज़ चैनल पे देखते होंगे कि जब भी हमारे संसद के सत्र चल रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारे नेता लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे होते हैं, है ना। तो ये होता है संसद। हमारे देश में कानून बनाने का जो एक तरीके से प्रक्रिया है वो संसद में ही कंप्लीट किया जाता है। अब संसद के है दो सदन, दोनों सदन में क्या होता है, विचार विमर्श होता है और उसके माध्यम से कानून को बनाया जाता है। ठीक है, कोई भी कानून बनेगा ना तो संसद में ही बनेगा। संसद के दो सदन है, लोकसभा, राज्यसभा। और इसके अलावा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है राष्ट्रपति। तो यानी कि भारत का जो संसद है, मतलब विधायिका जो है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिला के विधायिका बनता है। तो ये तो केंद्र स्तर की विधायिका हो गई। लेकिन आपको पता है कि हमारा जो देश है वो कुल मिला के 28 राज्यों में अभी बटा हुआ है। तो यार उन 28 राज्यों की जो सरकार है उनको भी तो कानून बनाने होते हैं, बहुत सारे नीति निर्माण करने होते हैं। तो राज्य सरकार में भी विधायिका का गठन किया गया है। कई राज्यों में भी द्विसदनात्मक विधायिका है। जैसे कि इस समय की अगर हम बात करें तो 6 ऐसे राज्य है जहाँ पे द्विसदनात्मक विधायिका है। जैसे कि बिहार हो गया, आपका उत्तर प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटक हो गया, ठीक है, और महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, तो ये 6 ऐसे राज्य है जहाँ पे द्विसदनात्मक विधायिका है। यानी कि जो विधायिका है उसके दो सदन है, एक तो है आपका विधान सभा और दूसरा है विधान परिषद। ठीक है, तो ये राज्य स्तर की विधायिका हो गई भाई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग विधायिका को तो समझ ही होंगे। अब हम बात करेंगे जो केंद्र स्तर की जो विधायिका है उसके दो सदन है, एक तो है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। तो अब हम राज्यसभा और लोकसभा के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल से जानने वाले हैं। तो यार आप लोगों को वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है और समझना है। राज्यसभा की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम राज्यसभा के गठन की बात करते हैं, यानी कि राज्यसभा का गठन कैसे किया जाता है, इसकी रचना कैसे की जाती है। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि भारतीय संसद का जो ऊपरी सदन है वो राज्यसभा है और इसके जो कुल सदस्य है वो 250 होते हैं। ठीक है, जिसमें से 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 238 जो सदस्य है राज्यसभा के वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। यानी कि इनको जनता द्वारा नहीं चुना जाता है, बल्कि जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, यानी कि जो राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं ना, उनके द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। अब देखिए इनका जो निर्वाचन है ना वो 6 वर्ष के लिए होता है, मतलब इनको 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। और और आपको एक और चीज जान लेना चाहिए कि भाई राज्यसभा जो है ना एक स्थायी सदन है, इसको कभी भंग नहीं किया जाता है। दूसरी तरफ अगर आप लोकसभा की बात करेंगे ना तो लोकसभा को तो कभी भी भंग किया जा सकता है, बट राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। ये एक स्थायी सदन माना जाता है जो कि कभी भी भंग नहीं होता है, इसको आप कभी भी खत्म नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इसमें होता क्या है कि प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों का चुनाव करवा दिया जाता है। ठीक है, तो इस कारण क्या है कि कभी भी ये जो सदन है ना वो कभी भंग नहीं होता है। ठीक है, और इसमें जो भी आपको पता है कि जो 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है वो विशेष क्षेत्र से किया जाता है। जैसे कोई साहित्य के फील्ड में उससे किसी ने अच्छा किया हो, या फिर विज्ञान के फील्ड में हो, या कला या खेल जैसे फील्ड से उन लोगों को चुना जाता है। तो ये तो हो गया भाई राज्यसभा का गठन यानी कि रचना। अब हम बात करेंगे कि राज्यसभा की जो सदस्यों का जो चुनाव होता है तो उसके अंदर योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन ऐसा व्यक्ति है जो राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए सबसे पहले जो शर्त है वो भारत का नागरिक हो। पहली बात तो भाई भारत का नागरिक होना जरूरी है, जाहिर सी बात है। उम्र जो है ना वो 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और इसका जो चुनाव है आपको पता है भाई एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। एकल संक्रमणीय जो अनुपातिक प्रतिनिधि वाली जो प्रणाली है उसके अकॉर्डिंग होता है, प्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव नहीं किया जाता है। और इसके अलावा एक और कंडीशन ये है कि भाई अगर कोई भी लोकसभा या राज्यसभा का जो सदस्य बनना है ना वो किसी न किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से पंजीकृत होना चाहिए भाई उसको। मतलब किसी न किसी संसदीय क्षेत्र से क्या हो, उसका निर्वाचन जो क्षेत्र है उसमें पंजीकृत अवश्य उसने कर रखा हो, जब भी जाके वो राज्यसभा का सदस्य बनने के पात्र माना जाता है, राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। अब देखो राज्यसभा की शक्तियाँ क्या है, शक्तियाँ बोल दो या फिर राज्यसभा के कार्य। देखो अगर कोई भी वित्त विधेयक अगर राज्यसभा में पेश किया जाता है तो राज्यसभा क्या कर सकता है, उसको 14 दिनों तक रख सकता है, अपने पास रोक सकता है। ठीक है, एक पावर तो ये हो गया आपका। इसके अलावा दूसरा पॉइंट आप बता सकते हैं, संविधान संशोधन के संबंध में ही बहुत सारे शक्तियाँ इसको दी गई है। अगर संविधान में संशोधन के लिए कोई भी विधेयक बनता है तो उस पर भी लोकसभा के समान ही
इसको भी अधिकार दिया गया है कि भाई राज्यसभा में भी उसको क्या करना होगा, 2/3 बहुमत से उसको पास करना होगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ प्रशासनिक कार्य भी राज्यसभा करता है, जैसे कि मंत्रियों से उनके विभागों के संबंध में प्रश्न जो है वो राज्यसभा में भी पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि लोकसभा में ही मंत्रियों से उनके विभागों के बारे, उनके जो विभाग है या उनके जो क्षेत्र है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, बल्कि राज्यसभा में भी उनके विभागों के बारे में सवाल जवाब किए जा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और कार्य, जैसे कि चुनाव संबंधित कार्य, आपको पता है राष्ट्रपति के चुनाव में या फिर जितने भी न्यायाधीश हैं उनके चुनाव में भी राज्यसभा का एक विशेष योगदान होता है ना। इसके अलावा महाभियोग लगाया जाता है तो भी राज्यसभा का एक विशेष भूमिका रहता है। इसके अलावा आपातकालीन स्थिति की अगर बात करें तो आपातकाल की घोषणा के समय में भी राज्यसभा की जरूरत, मतलब राज्यसभा में उस विधेयक को पारित करना पड़ता है। इसके अलावा न्यायाधीश को उनके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसमें भी लोकसभा के समान ही राज्यसभा भी अपनी विशेष भूमिका निभाता है। तो ये आपको राज्यसभा के कार्यों में सारे पॉइंट्स आपको बता देने हैं। दोस्तों हम बात करते हैं लोकसभा। तो लोकसभा की सबसे पहले हम वही रचना यानी कि गठन की बात करते हैं। इसका गठन कैसा है, इसका बनावट कैसे है। तो देखिए, लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन माना जाता है ना। और इसमें जो टोटल सदस्य हैं लोकसभा के वो 550 हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में अगर हम लोकसभा के सदस्यों की बात करें तो 543 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 2 जो है वो एग्लो इंडियन होते हैं जो कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब देखो, जहाँ पे राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव हम जनता खुद नहीं कर रहे थे, लेकिन लोकसभा के सदस्यों का चुनाव हम खुद ही करते हैं। जैसे कि पीएम है ना, प्रधानमंत्री भी तो लोकसभा का ही सदस्य होता है ना। तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव हम खुद ही करते हैं और जितने भी मंत्रीगण होते हैं, मंत्री परिषद होते हैं, वो सब लोकसभा के सदस्य माने जाते हैं। इसके अलावा इसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष निर्धारित है, लेकिन निर्धारित समय से पहले भी इसको भंग किया जा सकता है। जब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, है ना, जब जो दल है, जिस दल की सरकार है वो अल्पमत में आ जाए, तो उस समय क्या होता है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ आप राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा को हम भंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोकसभा के बारे में बताएंगे। अब बात करते हैं कि भाई लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है भाई। तो अगर कोई भी व्यक्ति लोकसभा के सदस्य बनना चाहता है तो सबसे पहली बात तो भाई वो भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना। इसके अलावा उसकी जो उम्र है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। जहाँ पे राज्यसभा के सदस्यों के लिए 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, लेकिन लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आपका उम्र कितना होना चाहिए, 25 वर्ष, है ना। और इसके जो सदस्यों का चुनाव है आपको पता है भाई किस माध्यम से होता है, प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से होते हैं। मतलब जनता, आम लोग उसको खुद ही चुनते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप लोकसभा के बारे में बता देंगे। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर लोकसभा की शक्ति या कार्य बताइए। तो देखो, इसके अलावा ना, जैसे मैंने आपको राज्यसभा की शक्ति या कार्य तो बता दिए, आगे हम ना लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों की तुलना करेंगे ना, तो उसमें आपका लोकसभा की जो शक्तियां है वो भी पॉइंट आपका कवर हो जाएगा। तो आप टेंशन ना ले। हम अब आगे की बात करते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा उसकी हम बात करते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं कि संसद में हमें 2 सदन की आवश्यकता क्यों है। जैसे कि आप लोगों ने राज्यसभा और लोकसभा की आपने बात की, तो हमें ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों की जरूरत क्यों है। हम सिर्फ लोकसभा के माध्यम से भी तो अपने कानून को बना सकते हैं, अपने देश को चला सकते हैं। देखिए यार, संसद में 2 सदन की आवश्यकता है, इसके पीछे बहुत सारे कारण है। पहला कारण तो ये कि भाई हमारा देश जो है बहुत ही विशालकाय देश है ना। और यहाँ पे सभी लोगों की अपनी अलग अलग आकांक्षाएं होती है, इच्छाएं होती है। उन सभी की इच्छाएं और आकांक्षाओं को सही से समझा जा सके, उनकी इच्छाओं की भी पूर्ति हो सके, उनकी आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो सके। इस कारण हमारे देश में संसद के 2 सदन रखे गए हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब राज्यसभा में क्या होता है कि हर एक राज्य, जो भी अलग अलग राज्य के जो सदस्य होते हैं वो चुन के आते हैं। और लोकसभा में तो भाई हो सकता है कि भाई किसी जगह से किसी पार्टी को ज़्यादा वो सीट मिल गई होगी, किसी राज्य से उसको कम सीटें मिली होगी, तो उससे समान प्रतिनिधित्व नहीं हो सकते, है ना। लेकिन राज्यसभा में तो भाई सभी राज्य के जो नेता लोग होते हैं वो होते हैं, है ना। तो इससे क्या है कि भाई सभी लोगों की आकांक्षाएं और इच्छाएं पूरी हो सकती है। पहला पॉइंट तो आप ये बता सकते हैं। दूसरी बात तो भाई द्विसदनात्मक विधायिका होने का मतलब ये है कि भाई हर एक कोई भी नियम कानून अगर बनाया जा रहा है, कोई भी प्रस्ताव लागू किया जा रहा है, तो उस पर पुनर्विचार किया जा सकता है ना। क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक सदन में अगर कोई निर्णय पारित हो जाता है, कोई कानून पारित हो जाता है, तो उसको दूसरे सदन में भेजा जाता है। अब दूसरे सदन में क्या है कि उसको दोबारा से उस पर विचार किया जाता है। अब कई बार क्या हो गया, मान लो कि यार जल्दबाजी में जो निर्णय है वो ले लिया गया और गलत निर्णय साबित हो गया, तो दूसरे सदन में उसमें पुनर्विचार तो किया जा सकता है ना, उसमें सुधार भी किया जा सकता है। तो दोस्तों इन सभी कारणों से क्या है, हमें संसद में 2 सदन की आवश्यकता पड़ती है। और 2 सदन, हमारे देश के जो संसद है उसमें 2 सदन बनाए गए हैं, लोकसभा और राज्यसभा।
दोस्तों हम बात करते हैं संसद के कार्य क्या है, आखिर संसद काम क्या करता है। तो बहुत सारे कार्य हैं जो कि संसद के द्वारा किया जाता है, जिसमें सबसे पहला काम है विधायी कामकाज। विधायी कामकाज यानी कि कानून को बनाने संबंधी जो भी कामकाज है वो संसद के द्वारा ही किया जाता है। आपको पता है कि अगर कोई भी देश में कानून बनाना है तो वो संसद के दोनों सदनों से पारित होके ही बन पाता है, ठीक है ना। इसके अलावा दूसरा काम है कार्यपालिका पर नियंत्रण। कार्यपालिका यानी कि सरकार पर भी तो नियंत्रण रखती है ना भाई। सरकार सही ढंग से काम कर रही है या नहीं कर रही है, जनता की भलाई के लिए काम कर रही है या नहीं कर रही है, ये सब कहीं ना कहीं संसद ही नियंत्रित करती है। मतलब कार्यपालिका को अपने उत्तरदायी सुनिश्चित कराती है कहीं ना कहीं संसद ही, ठीक है। इसके अलावा वित्तीय कार्य भी है। अब वित्तीय कार्य यानी कि भाई एक तरीके से सरकार को धन उपलब्ध कराने का काम करती है, ठीक है। अब सरकार अपने खर्च को सही जगह पे कर रही है या नहीं कर रही है ये भी देखती है, क्योंकि भाई सरकार को क्या करना होता है ना, जितना भी उसने खर्च किया है और जो भी उसका आय है उन सभी का ब्यौरा जो होता है एक तरीके से लेखा जोखा वो संसद को सौंपना पड़ता है। तो इसलिए संसद ये ध्यान रखती है कि भाई जो सरकार है वो धन का इस्तेमाल कहीं गलत जगह पे तो नहीं कर रही है, सही जगह पे धन का इस्तेमाल हो रहा है ना। ये सारी चीजें कौन देखती है? संसद ही देखती है, ठीक है। इसके अलावा चौथा पॉइंट हम बता सकते हैं प्रतिनिधित्व करती है। अलग अलग जगह के लोग जो है, जिनका जो सामाजिक है, आर्थिक या धार्मिक समूह है, उनके विचारों का प्रतिनिधित्व कर दिया है। क्योंकि आपको पता है भाई संसद में अलग अलग जगह से लोग आते हैं ना, तो इससे भाई प्रतिनिधित्व भी होता है। इसके अलावा बहस का मंच है ये। आपको पता है कि किसी भी मुद्दे पे, किसी भी विचार पे बहस हो सकता है भाई संसद में, है ना। तो संसद को बहस का एक प्रमुख मंच माना जाता है। और आपको पता है जितने भी कामकाज वहाँ पे होता है वो बहस करके, हर बहुत सारे नेता लोग बहस करते हैं और उसके बाद किसी कानून को पारित किया जाता है, जो जब मतलब बहुमत वगैरह मिल जाता है तो, ठीक है। इसके अलावा संवैधानिक कार्य भी करती है, यानी कि संविधान में संशोधन से जुड़े जितने भी कार्य है वो संसद ही करती है। आपको पता है कि संविधान में अगर कोई भी संशोधन करना है ना, तो संसद के जो दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उन दोनों ही सदन से एक विशेष बहुमत से वो विधेयक पारित होना चाहिए। वो संशोधन का जो विधेयक है वो पारित होना चाहिए, जब भी जाकर संविधान में कोई भी संशोधन किया जा सकता है। तो संविधान के संशोधन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका हो गई। इसके अलावा निर्वाचन संबंधित कार्य भी कर दिया भाई। संसद के माध्यम से ही, संसद में ही जो राष्ट्रपति है या फिर उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सदस्य ही भाग लेते हैं, है ना। तो संसद कहीं ना कहीं निर्वाचन संबंधित कार्य भी करती है। तो ये सारे पॉइंट आप संसद के कार्य में बताएंगे, ठीक है। तो ये आज की राज्यसभा की शक्तियों में अंतर क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको लोकसभा की शक्तियों के बारे में बताता हूँ, उसके बाद आपको राज्यसभा की शक्तियों के बारे में बताता हूँ। देखिए दोस्तों, जो लोकसभा है, लोकसभा जो है वो संघ सूची और संवर्ती सूची के जितने भी विषय है उस पर कानून बनाने का जो अधिकार है या कानून बनाने का जो काम करती है वो लोकसभा ही करती है। संघ सूची आपको पता है और संवर्ती सूची आपको पता है। संघ सूची पे केवल सरकार जो है, केंद्र सरकार है वो कानून बनाती है, और संवर्ती सूची पे केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कानून बनाते हैं। लेकिन संवर्ती सूची के ज्यादातर विषय पे केंद्र सरकार ही कानून बनाती है, ठीक है। तो संघ सूची और संवर्ती सूची पे कानून कहाँ बनता है? लोकसभा में बनता है। इसके अलावा धन विधेयक और सामान्य विधेयक को प्रस्तुत कहाँ पे किया जाता है? लोकसभा में किया जाता है। सामान्य विधेयक को ऐसे हम किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि धन विधेयक की अगर बात करें तो धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में ही पहली बार पेश किया जा सकता है। इसके अलावा प्रश्न पूछकर, जो परक प्रश्न है उसको पूछकर, या फिर जो अविश्वास प्रस्ताव है उसको लाकर क्या करती है, ये कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, ठीक है। लोकसभा की अगर हम बात करें तो इसमें आपको पता है प्रश्नकाल, शून्यकाल वगैरह होता है, जिसके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। तो प्रश्न पूछकर या फिर अविश्वास प्रस्ताव लाकर कार्यपालिका को क्या करती है, ये नियंत्रण करने का काम करती है। इसके अलावा संविधान में संशोधन करने के जो प्रस्ताव है उसको भी लोकसभा में पेश किया जाता है। तो संविधान में संशोधन संबंधित कार्य भी करती है, ठीक है। आपातकाल की जो घोषणा है वो लोकसभा के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा जो राष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति है उसका चुनाव करवाने का काम लोकसभा का है, ठीक है। लोकसभा इसमें भागीदारी निभाती है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनको हटाने का काम भी लोकसभा में ही किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी समितियां है, बहुत सारी समितियां बनाई जाती है या बहुत सारे आयोग का गठन किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे काम जो है वो लोकसभा के प्रतिवेदन से ही होता है, उसके विचार से ही होता है। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका लोकसभा के कार्य। अब हम बात करेंगे कि राज्यसभा के क्या कार्य है, ठीक है। सामान्य विधेयक पर विचार करती है। सामान्य विधेयक को आपको पता है कि भाई राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है और उसमें संशोधन करने का काम करती है। इसके अलावा धन विधेयक के मामले में भी इसको इतना हक है कि भाई 14 दिनों तक वो क्या कर सकती है, धन विधेयक को रोक के अपने पास रख सकती है ना। इसके अलावा संवैधानिक संशोधन की जो प्रक्रिया है उसमें भी इसका योगदान होता है। संविधान में संशोधन करने के कोई अगर कानून आता है तो उसमें राज्यसभा की भी विशेष भूमिका होती है।
इसके अलावा राज्यसभा में भी प्रश्न पूछकर या फिर जो भी मतलब संकल्प जैसे प्रस्ताव है उसके माध्यम से क्या किया जाता है, कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित की जाती है। इसके अलावा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी निभाता है सर्वोच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनको हटाने की क्षमता इसके पास है। ठीक है, इसके अलावा आपको एक और चीज मैं बता दूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई उपराष्ट्रपति का जो हटाने का जो प्रस्ताव है ना, वो केवल राज्यसभा में ही लाया जाता है और कहीं नहीं, बल्कि राज्यसभा में ही लाया जाएगा अगर उपराष्ट्रपति को उसके कुर्सी से या उसको हटाना है सत्ता से। ठीक है, सो ये सारे पॉइंट आपको राज्यसभा की शक्ति में बताना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों में जो अंतर है वो समझ में आ गया होगा। दोस्तों, हम समझते हैं कि हमारे देश में आखिर कानून का निर्माण कैसे होता है। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आता है कि सर ये कानून बनाया कैसे जाता है, अब आखिर कानून बनाता कौन है। ठीक है, तो कानून को बनने की जो प्रक्रिया है, कानून किस तरीके से बनता है, उसको समझने से पहले आपको ना विधेयक को समझना होगा। आखिर विधेयक होता क्या है। देखिए, प्रस्तावित कानून का जो प्रारूप है ना उसको हम बोलते हैं विधेयक। यानी कि मान लो कि हमारे देश से जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया जाना है, तो सरकार क्या करेगी, जो भी गवर्नमेंट है उसने क्या किया, एक तरीके से एक दस्तावेज तैयार किया जिसपे सारी चीजें उन्होंने लिख ली। ठीक है, वो क्या हो गया, एक तरीके से प्रस्तावित कानून का प्रारूप है। मतलब ये चीज है जिसको हमें बदलना है। ठीक है, तो प्रस्तावित कानून का जो प्रारूप है ना उसी को हम क्या बोलेंगे, विधेयक बोलेंगे। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं कि विधेयक के प्रकार कितने हैं, कितने प्रकार के विधेयक हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम 4 प्रकार के विधेयक की बात करते हैं। ठीक है, कुल मिला के 4 प्रकार के विधेयक की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले रहेगा हमारा सरकारी विधेयक। अब देखिए, बहुत सारे मंत्री लोग होते हैं जिनको मंत्रालय दिया जाता है ना। अब जितने भी सांसद है, जैसे लोकसभा में जितने भी सांसद है, अब उन सभी सांसदों को मंत्री पद तो मिलता नहीं है, कुछ ही सांसदों को मंत्री पद मिलता है। अब कोई मंत्री अगर किसी विधेयक को संसद के सामने पेश करता है तो वो कहलाएगा सरकारी विधेयक, क्योंकि उसको किसी मंत्री ने पेश किया है। जैसे कि वित्त मंत्री है या फिर खाद्य ऊर्जा संसाधन मंत्री है या फिर और भी दूसरे मंत्री है, अगर उन्होंने पेश किया कोई विधेयक तो सरकारी विधेयक कहलाएगा। लेकिन दूसरी तरफ है निजी सदस्यों के विधेयक, यानी कि मंत्री को छोड़कर अगर दूसरे किसी सांसद ने विधेयक को पेश किया ना तो निजी सदस्यों का विधेयक कहलाएगा, यानी कि उसको किसी मंत्री ने पेश नहीं किया है। ठीक है, ये बात समझ जाए। उसके बाद है गैर वित्त विधेयक, यानी कि जिसका संबंध ना पैसों से नहीं है ना, सरकार के जो पैसे है उससे जिसका संबंध नहीं है, वो गैर वित्त विधेयक हो गया। अब गैर वित्त विधेयक भी भाई लोग 2 प्रकार के होते हैं, इसको भी समझ लो आप। गैर वित्त विधेयक जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सामान्य विधेयक है और दूसरा है संविधान संशोधन विधेयक। अब सामान्य विधेयक उस विधेयक को हम बोलेंगे जिसका संबंध संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से नहीं है, संविधान में संशोधन से इसका कोई जुड़ाव नहीं है, उस सभी विधेयक सामान्य विधेयक में आ जाते हैं। दूसरी तरफ है संवैधानिक संशोधन विधेयक, जिसका संबंध संविधान में संशोधन से है, यानी कि जिसके माध्यम से संविधान में संशोधन किया जाएगा उसको हम बोलेंगे संविधान संशोधन विधेयक। इसके अलावा जितने भी दूसरे प्रकार के विधेयक होंगे उसको हम बोलेंगे सामान्य विधेयक। ठीक है, अब चौथा प्रकार हम बात कर लेते हैं जो कि है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक यानी कि जिसका संबंध पैसों से है, पैसों की चीजों से है। ठीक है, वो हो गया आपका वित्त विधेयक। दोस्तों, हम बात करते हैं कि हमारे देश में कानून का निर्माण कैसे होता है, यानी कि संसद में कानून कैसे बनाया जाता है। तो आपको पता है कि यार सरकार, कोई भी नई सरकार आती है तो उसको बहुत सारे कामकाज करने होते हैं, कुछ नए कानून वगैरह बनाने होते हैं। तो कानून बनाया कैसे जाएगा, तो आपको पता है कि भाई केंद्र स्तर पे जो है वो केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य स्तर पर भी बहुत सारे कानून बनाए जाते हैं। हम यहाँ पे संसद की बात कर रहे हैं, तो संसद के 2 सदन है ना, 2 सदन, उसके माध्यम से कानून का निर्माण होता है। तो यहाँ पे हमने विधेयक को समझ लिया। अब अगर कोई विधेयक जो कि धन विधेयक नहीं है, ठीक है, तो उसको किसी भी सदन में पेश कर दिया जाता है। मान लेते हैं कि भाई अगर जो धन विधेयक है तो उसको सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाएगा, लेकिन अगर धन विधेयक नहीं है तो उसको किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। तो हम मान लेते हैं कि भाई एक विधेयक है जिसको लोकसभा में पहली बार पेश कर दिया गया। अब इसको कानून का रूप कैसे दिया जाएगा, तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, इस विधेयक का परिचय दिया जाएगा, है ना। जितने भी सांसद है उनको बताया जाएगा कि ये जो विधेयक है क्या, और इसको लाने का, इसको कानून बनाने का हमारा क्या मकसद है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। इसके अलावा दूसरी चीज़ क्या होगा कि विचार विमर्श किया जाएगा। अब जितने भी सांसद है वो सब क्या करेंगे, इस विधेयक पे जोरदार विचार विमर्श करेंगे, अपना सलाह देंगे और जो भी कमियां होगी उसको दूर किया जाएगा। ठीक है, तीसरे में वोटिंग होगी, मतलब सभी सांसद क्या करेंगे, वोट देंगे। अगर इसमें बहुमत मिल जाता है तो फिर
इसको एक सदन से यानी कि लोकसभा से इसको राज्यसभा में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। अब राज्यसभा में भी यही तीनों प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सबसे पहले क्या होगा, इसका परिचय दिया जाएगा विधेयक का, उसके बाद विचार विमर्श होगा और उसके बाद वोटिंग की जाएगी। अब मान लो कि अगर राज्यसभा में इसको बहुमत नहीं मिलता या फिर राज्यसभा इसको लोकसभा में वापस भी कर सकती है, ठीक है, लेकिन राज्यसभा में भी बहुमत मिल जाता है तो आगे इस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। अब राष्ट्रपति या तो भाई हस्ताक्षर करने में देरी कर सकता है या फिर वापस लोकसभा को लौटा सकता है, या फिर अगर वो हस्ताक्षर कर देता है तो कोई भी जो विधेयक है वो कानून का रूप ले लेगा, यानी कि एक्ट बन जाएगा वो। तो इस तरीके से संसद में कानून का निर्माण किया जाता है, कानून बनाया जाता है। दोस्तों हम बात करते हैं कि संसद कार्यपालिका पर किस प्रकार से नियंत्रण रखती है, नियंत्रण रखने के उसके पास कौन कौन से साधन है ना। कार्यपालिका यानी कि सरकार, जो भी गवर्नमेंट है, जो कि इस समय अभी प्रेजेंट टाइम में जो भी शासन व्यवस्था को चला रही है वही तो कार्यपालिका है ना। अब उस कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित संसद कर सकती है, तो इसके लिए पहला तरीका होता है बहस और विवाद। आपको पता है कि भाई संसद में हर एक मुद्दे पे, बहुत सारे टॉपिक पे आपको संसद के सत्र बुलाए जाते हैं, उसमें बहुत सारे विवाद होते हैं, बहस होते हैं ना। तो इसमें प्रश्नकाल और शून्यकाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब प्रश्नकाल में आपको पता है कि भाई बहुत सारे तीखे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जो भी मंत्रीगण होते हैं उनसे बहुत सारे सवाल उनके क्षेत्र से पूछे जाते हैं ना, तो ये सारे जवाब देने उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा आपको पता है शून्यकाल भी होता है, जो प्रश्नकाल है 1 घंटे का होता है। इसके बाद शून्यकाल भी लोकसभा में होता है। अब शून्यकाल में कहीं से भी किसी भी टॉपिक से उनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये एक तरीका तो ये हो गया। इसके अलावा दूसरा तरीका जो संसद है वो अपना सकती है कि कार्यपालिका जो भी कानून बनाना चाहती है ना, उसको स्वीकार कर सकती है या फिर अस्वीकार कर सकती है। क्योंकि आपको पता है कि भाई जो संसद है उसमें जो कार्यपाल इस समय जो लोकसभा के जो सदस्य हैं सिर्फ वही नहीं होते हैं, बल्कि राज्यसभा के जो क्षेत्र है ना वहाँ से भी बहुत सारे सदस्य चुन के आते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं, कानून को बनाने में देरी करवा सकते हैं या फिर उस कानून को अस्वीकार कर सकते हैं, उस कानून को लागू करवाने से मना कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने के अपनाए जा सकते हैं। इसके अलावा है वित्तीय नियंत्रण। अब भाई सरकार को चलाने के लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए। बिना पैसों के तो भाई जो कार्यपालिका इस समय की है वो शासन व्यवस्था को चला नहीं सकती है। तो संसद क्या कर सकती है कि वित्तीय नियंत्रण के माध्यम से, यानी कि बजट के माध्यम से, जो भी बजट पेश करती है उसके माध्यम से, या फिर जो भी मतलब जो विपक्षी दल के जो नेता लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, सरकार से पूछ सकते हैं कि भाई वो जो पैसे है उसको किस तरीके से खर्च करना चाहती है, कहाँ खर्च करना चाहती है। ये सारे सवाल जवाब वहाँ पे उससे हो सकता है। तो क्योंकि कहीं ना कहीं जो सरकार है, जो कार्यपालिका है, वो पैसों के लिए संसद पर ही निर्भर करता है। तो ये वित्तीय नियंत्रण भी एक बहुत ही अच्छा साधन है संसद द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का। दोस्तों हम बात करते हैं कि संसद स्वयं को कैसे नियंत्रित करती है। तो यार स्वयं को नियंत्रित करने के लिए क्या है कि संसद का अनुशासित होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो है संसद का अध्यक्ष, है ना। जो भी संसद का अध्यक्ष है वो विशेष किस्म की भूमिका संसद को अनुशासन में रखने के लिए निभाता है। इसके अलावा आपको दल बदल कानून के बारे में भी बताना है कि संसद को मतलब स्वयं को नियंत्रित करके रखने के लिए, सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए क्या है, दल बदल उनको कहीं ना कहीं खत्म कर दिया गया है। जो हमारे संविधान में 52वां संवैधानिक संशोधन हुआ जिसके माध्यम से दल बदल को खत्म कर दिया गया। अब ये दल बदल होता है क्या है, दल बदल में होता है क्या है कि कोई नेता है जो कि किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह लेके चुनाव लड़ा, उसके बाद जीतने के बाद उसने क्या किया, किसी और दल में शामिल हो गया, किसी और दल की सदस्यता हासिल कर ली, ठीक है। इसी को दल बदल कहते हैं, जिससे कि संसद का जो माहौल था ना वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता था, ठीक है। पता ही नहीं चलता था कि कौन सा व्यक्ति किस पार्टी की तरफ से है। तो कहीं ना कहीं जो दल बदल कानून है उसको ख़त्म किया गया है। इससे भी संसद में एक अच्छा माहौल बना रहता है। और अगर कोई व्यक्ति दल बदल करता है, करते हुए पकड़ा गया, तो उसको एक तरीके से सांसद का पद तो खोना ही पड़ता है, लेकिन आगे चल के कोई भी चुनाव भी वो नहीं लड़ सकता। तो ये भी एक विशेष कानून बनाया गया है। सो गाइस, ये जो आपका 5वां चैप्टर था विधायिका जिसका नाम है, ये चैप्टर आपका खत्म करवा दिया जा चुका है। अब इस चैप्टर के ऊपर आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी ऐड कर दिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।